आज हमारे सामने जो स्रोत है वो वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। ये 4 अलग-अलग कहानियां हैं अदालतों की, सड़कों की, कानूनों की और दुनिया में भारत की जगह की। लेकिन इन सबको ना एक ही धागा जोड़ता है। और वो धागा क्या है? यही कि क्या हमारे पुराने सिस्टम आज की रफ्तार के लिए तैयार हैं। चलिए इसी सवाल को जवाब ढूंढते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन 2 जगहों से जहां सिस्टम का असर सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ता है, अदालतें और सड़कें। एक तरफ न्याय का इंतजार है तो दूसरी तरफ सफर में सुरक्षा का सवाल। पहला स्रोत हमें निचली अदालतों की दुनिया में ले जाता है और जो तस्वीर सामने आती है वो चौंकाने वाली है। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। जिला अदालतों में 4,69,00,000 से ज्यादा मामले अटके हुए हैं। 4,69,00,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों जिंदगियों का ठहराव है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। मतलब जजों की कमी? हाँ, हमें लगता है कि जजों की कमी है, लेकिन इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। हमारे जज अपना ज्यादातर समय असल सुनवाई में नहीं बल्कि लिपिकीय यानी क्लरिकल कामों में बिता रहे हैं। क्लरिकल कामों में? जैसे? आप सोचिए, सुबह के पहले कुछ घंटे सिर्फ केस पुकारने, अगली तारीख देने और समन पर दस्तखत करने जैसे कामों में निकल जाते हैं। मतलब एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल अपना समय एक तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगा रहा है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि कोई सर्जन ऑपरेशन करने के बजाय अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, स्रोत में इसका एक बहुत सीधा सा हल सुझाया गया है। अच्छा। कि हर जिले में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी हो जिसका काम ही यही सब संभालना हो, ताकि जजों का समय बच सके। हाँ, ताकि जज अपना पूरा ध्यान और समय सिर्फ और सिर्फ मामलों की सुनवाई पर लगा सकें। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और पहलू है जजों का अनुभव। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। पहले अनुभवी वकीलों को जज बनाया जाता था, लेकिन अब कई बार नए और बिना अनुभव वाले जज भी नियुक्त हो रहे हैं, जिन्हें फिर इस भारी बोझ से निपटना मुश्किल लगता होगा। जाहिर है। यहाँ एक और बात है जो मुझे बहुत अजीब लगी कि कुछ कानून जो मामले जल्दी निपटाने के लिए बनाए गए थे वही अब देरी की वजह बन रहे हैं। जैसे तलाक के मामलों में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड। ये एक क्लासिक उदाहरण है ना? ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सोच समझकर बनाए गए नियम भी असल दुनिया में उल्टा असर डाल सकते हैं। मतलब मंशा तो अच्छी थी शायद। हाँ, मंशा शायद यही थी कि परिवारों को सोचने का, सुलह का एक और मौका मिले, लेकिन असल में ये उन लोगों के लिए महीनों की पीड़ा और अनिश्चितता बन जाता है जो पहले ही अलग होने का मुश्किल फैसला कर चुके हैं। सही बात है। यहाँ सिस्टम की मंशा और उसका जमीनी असर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये दिखाता है कि हमें सिर्फ नए कानून नहीं बल्कि स्मार्ट सिस्टम डिजाइन की जरूरत है। तो जिस तरह अदालतों का हार्डवेयर यानी उनके काम करने का तरीका पुराना पड़ चुका है, वैसा ही कुछ हमारी सड़कों के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल। तेलंगाना से आया हमारा अगला स्रोत कुछ भयानक हादसों के बाद इसी सवाल को उठाता है। अक्सर हम सारा दोष ड्राइवर पे डाल देते हैं, है ना? हाँ, हमेशा। पर ये विश्लेषण एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है जिसे रोड इंजीनियरिंग कहते हैं। रोड इंजीनियरिंग। जब हम रोड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ डामर बिछाना नहीं है। इसका मतलब है ये सोचना कि एक अंधा मोड़ किसी ड्राइवर को कितनी देर पहले दिखना चाहिए, या एक जेब्रा क्रॉसिंग की जगह ऐसी हो जहां गाड़ी की रफ्तार स्वाभाविक रूप से कम हो जाए। और स्रोत के मुताबिक तेलंगाना में असल दिक्कत यही है। हाँ, कि सड़कें गाड़ियों की रफ्तार के लिए बनी है, इंसानों की सुरक्षा के लिए नहीं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा पैदल चलने वालों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, फुटपाथ या तो हैं ही नहीं या उन पर कब्जा है, डिवाइडर सही जगह नहीं है, साइन बोर्ड साफ नहीं है। और आंकड़े भी तो यही कहते हैं। हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। उनके मुताबिक तेलंगाना में सड़क हादसों में होने वाली 16% मौतें सीधे तौर पर सड़क के खराब ढांचे की वजह से होती हैं। 16%? ये बहुत बड़ा नंबर है। ये वो मौतें हैं जिन्हें बेहतर डिजाइन से रोका जा सकता था। ये एकीकृत व्यवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये असल में मुमकिन है? हमारे यहाँ तो सड़क बनाने वाली एजेंसी अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग और शहरी नियोजन का विभाग अलग। क्या स्रोत इन विभागों के बीच तालमेल की कमी पर कुछ कहता है, जो शायद असली समस्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, लेकिन इशारा यही है। वो स्टॉकहोम घोषणा पत्र का जिक्र करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों से होने वाली मौतों को आधा करना है। और ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सब मिलकर काम करें।
एग्जैक्टली ये लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब ये सभी विभाग मिलकर काम करें। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि गवर्नेंस का भी मुद्दा है। और इसमें एक राजनीतिक पहलू भी है। हाँ, जैसा कि स्रोत बताता है कि फुटपाथ पर फेरी वालों का कब्जा होता है और वोट बैंक की राजनीति की वजह से उन्हें हटाने से बचा जाता है। तो समस्या बहुस्तरीय है। तो हमने देखा कि कैसे अदालतों और सड़कों के पुराने हार्डवेयर को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ चुनौतियां सिस्टम के सॉफ्टवेयर में होती हैं, यानी हमारे कानूनों और सामाजिक समझ में। और इसी से जुड़ा हमारा अगला स्रोत है, जो भारत में बलात्कार से जुड़े कानून के विकास को देखता है। ये एक लंबा और मुश्किल सफर रहा है। हाँ, इसकी जड़ें मथुरा रेप केस जैसे ऐतिहासिक मामलों तक जाती हैं। उस समय के बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, सहमति यानी कंसेंट और समर्पण यानी सबमिशन के बीच का फर्क। कि क्या दबाव में दी गई सहमति असल में सहमति होती है? बिल्कुल, ये बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस बहस का एक बड़ा मोड़ 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और 2013 में कानून में बड़े और जरूरी संशोधन हुए। और अब 2023 में आए भारतीय न्याय संहिता ने इस बहस को एक नया मोड़ दिया है। स्रोत बताता है कि इसमें 2 बड़े बदलाव हैं। हाँ, पहला तो ये कि कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है, जो पीड़ित और अपराधी दोनों पर लागू होता है। और दूसरा, जो ज्यादा चर्चा में है, वो है धोखे या झूठे बहाने से बनाए गए यौन संबंधों को एक नए अपराध के तौर पर शामिल करना। जैसे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये दूसरा वाला बहुत दिलचस्प है। धोखे से ली गई सहमति को अपराध बनाना कानूनी तौर पर कितना मुश्किल हो सकता है? बहुत मुश्किल। क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि इसे अदालत में कैसे साबित किया जाएगा? क्योंकि ये तो बहुत व्यक्तिपरक हो सकता है ना? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और स्रोत भी इस चुनौती को स्वीकार करता है। इसे साबित करना बेहद मुश्किल होगा। कैसे तय होगा? अदालत को ये देखना होगा कि क्या वादा शुरू से ही झूठा था या बाद में परिस्थितियां बदल गईं। ये कानून के इरादे और उसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच के तनाव को दिखाता है। ये दिखाता है कि समाज जैसे जैसे जटिल होता है, कानून को भी उसके साथ कदम मिलाने के लिए और ज्यादा सूक्ष्म और न्यूआंस्ड होना पड़ता है। ये भी एक तरह का सिस्टम रीडिजाइन ही है। हमारे अंदरूनी सिस्टम का ये रीडिजाइन इस बात से भी जुड़ा है कि हम दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं। बिल्कुल। हमारा अगला स्रोत भारत अफ्रीका संबंधों पर है और इसका तर्क है कि अब एक नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। हाँ, 2015 में आखिरी भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन हुआ था और तब से अब तक दुनिया बहुत बदल गई है। बहुत ज्यादा बदल गई है। और इस बीच पर्दे के पीछे काफी काम हुआ है। व्यापार $100 बिलियन के पार है। भारत का अफ्रीका में निवेश $75 बिलियन तक पहुंच गया है। हाँ। और हमने वहां 17 नए दूतावास भी खोले हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत शायद अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की भूमिका रही। ये एक बहुत बड़ा कदम था। यह एक सिंबॉलिक जेस्ट से कहीं ज्यादा था। यह दिखाता है कि भारत अफ्रीका को एक बराबर के साथी के रूप में देखता है। लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है कि अब सहयोग का मॉडल मिलकर बनाएं, यानी बिल्ड टुगेदर हो गया है। इसका जमीन पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत सिर्फ मदद या पैसा नहीं दे रहा, बल्कि क्षमता का निर्माण कर रहा है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास का कैंपस खुलना। हाँ, ये तो खबरों में था। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह भारत के सॉफ्ट पावर का एक प्रतीक है। देखिए, चीन अफ्रीका में सड़कें और बंदरगाह बनाता है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि भारत वहाँ की अगली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की शिक्षा दे रहा है। यह सहयोग का एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा टिकाऊ मॉडल है। चीन का प्रभाव वहाँ बहुत गहरा है। क्या हम व्यापार में मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, स्रोत इस बात को मानता है कि हम व्यापार में चीन से पीछे हैं, लेकिन उसका तर्क ये है कि हमें चीन की नकल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें भविष्य के क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा। भारत का UPI और पूरा डिजिटल स्टैक अफ्रीका के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि वो सस्ता और खुला सिस्टम है। हाँ, सस्ता है, खुला है और आसानी से अपनाने योग्य है। ये आत्मनिर्भर भारत का मॉडल आत्मनिर्भर अफ्रीका के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। इस विश्लेषण का अंत एक बहुत ही मानवीय पहलू से होता है, लोगों के बीच के रिश्ते। नाइजीरियाई फुटबॉलर रैंटी मार्टिन्स, जो भारत में घरेलू नाम बन गए, या दक्षिण अफ्रीका के मॉर्ने मोर्केल,
जो हमारी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच हैं। हाँ, और ये सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जब नाइजीरिया का कोई फुटबॉलर भारत में हीरो बन जाता है या दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाज हमारी टीम को ट्रेनिंग देता है, तो ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ सरकारों और समझौतों का नहीं, लोगों का है। शायद क्रिकेट और फुटबॉल ने वो कर दिखाया है जो डिप्लोमेसी सालों से करने की कोशिश कर रही है। सही बात है। ये मसालों और सोने के पुराने व्यापार से आगे बढ़कर आत्मविश्वास और क्षमता के आदान प्रदान का नया सफर है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने अदालतों के बोझ से लेकर सड़कों के डिजाइन तक और सहमति की कानूनी परिभाषा से लेकर अफ्रीका के साथ भारत के नए रिश्ते तक की बात की। ये सब अलग अलग विषय लगते हैं, पर हैं नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। इन सभी को जोड़ने वाला धागा है पुरानी जड़ हो चुकी व्यवस्थाओं को सोच समझकर फिर से डिजाइन करने की जरूरत, चाहे वो 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड हो, जिसके कुछ नियम आज भी हमारी अदालतों को धीमा करते हैं। बिल्कुल, या 70 के दशक की सोच पर आधारित सड़कों के डिजाइन हो, या फिर एक दशक पुराना कूटनीतिक ढांचा हो। ये सभी स्रोत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सिर्फ छोटे मोटे सुधार या पैचवर्क से अब काम नहीं चलेगा। हमें पूरे सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। हाँ, और असली चुनौती शायद इन बदलावों को जमीन पर उतारने में ही है। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पे हमारे श्रोता सोच सकते हैं। इन सभी स्रोतों में जो समाधान सुझाए गए हैं, चाहे वो अदालतों में लिपिकीय काम के लिए एक अलग अधिकारी हो, सड़क सुरक्षा के लिए एक एकीकृत नजरिया हो, या अफ्रीका के साथ एक डिजिटल कॉरिडोर बनाना हो, ये सभी तार्किक, जरूरी और करने योग्य लगते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? हाँ, तो फिर इन्हें पूरी तरह से लागू करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या ये संसाधनों की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, या महज हमारी पुरानी व्यवस्थाओं की जड़ता, बदलाव का एक अनकहा डर? शायद असली पहेली यही है।